हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22/7/2024 को जो TRE 3.0 का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, उसके मैथमेटिक्स के प्रश्न को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं और एक एक करके सभी गणित के सवालों को हम लोग देखेंगे कि इसका सही सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे होगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे और जिन बंधुओं का, जिन बहनों का एग्ज़ाम अभी से लग रहा होगा कि नहीं मेरा ठीक से नहीं हुआ है, परीक्षा 4.0 देना पड़ेगा, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से लग जाइए। आप फॉर्म निकलने और एग्ज़ाम की तारीख आने का इंतज़ार मत कीजिए, अभी से लगे रहिए। यदि 3.0 में नहीं हुआ तो संकल्प लीजिए कि मैं 4.0 में नौकरी लेकर रहूँगा। इसके लिए तैयारी अभी से करना है, बिल्कुल दम नहीं लेना है बीच में कि कुछ दिन विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। नहीं, आपका कंपटीशन है और बड़ा कंपटीशन है, छोटा कंपटीशन नहीं है, ठीक है, और तैयारी में लगे रहना होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पहला 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x का होल स्क्वायर का मान है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर, जिसका सूत्र क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab। और यहाँ पर a के जगह पर क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1/x है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो सवाल यही था, लेकिन लिखा हुआ था वहाँ पर x और प्लस 1/x, इस प्रकार से लिखा हुआ था 1/x और का होल स्क्वायर। तो ये भी बटे चलता है और ये वाला भी बटे है, तो हम इसको इस प्रकार से बटे में दे करके सॉल्व किए। तो a की जगह x है तो a² तो x² हो गया। अच्छा, 1/x² में इस तरह से स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऐसा होने का मतलब है कि ये 1 पर भी स्क्वायर है और ये x पर भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x² ही हो जाता है। इसलिए इसको आप लिख सकते हैं कि x² + 1/x² और प्लस 2ab की जगह क्या हुआ, a की जगह x और b की जगह 1/x, तो 2x × 1/x, बटे का x और ये वाला x कट जाता है, उधर क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो फिर क्या लिखे, x² + 1/x² + 2, और इसको जैसा प्रश्न में दिया हुआ विकल्प में उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे x² + 1/x² + 2। तो ऐसा किसी विकल्प में था नहीं, विकल्प में क्या था, लास्ट में 1 था, 2 नहीं था। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई विकल्प आपका मैच नहीं कर रहा है। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि एक लेख CP को बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो वहाँ पर CP ही लिखा हुआ था। एक लेख CP से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो ये प्रश्न आसान है, लेकिन प्रश्न की भाषा थोड़ा कठिन करने का प्रयास किया गया है। खैर कोई बात नहीं। तो जब कभी भी एक ही लेख, एक ही वस्तु, एक ही सामान पर दो अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ रहे, दोनों प्रतिशत में मतलब अधिक भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, दोनों डिस्काउंट हो सकता है, एक लाभ एक छूट भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यानी दोनों सेम, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन यदि एक ही वस्तु पर ये दोनों हो रहा हो तो आप लोग, एक फार्मूला होता है सक्सेसिव फार्मूला, उसको AB फार्मूला भी लोग बोलते हैं, XY फार्मूला भी बोलते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि एक वस्तु पर कुछ प्रतिशत लाभ और कुछ प्रतिशत हानि, इस प्रकार के प्रश्न हो, ऐसा हो, तो इस प्रकार के प्रश्न पर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, सक्सेसिव फार्मूला लगाते हैं। और सक्सेसिव फार्मूला किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिशत परिवर्तन जानना हो तो x + y + x × y/100, इसका मान यदि निकालेंगे तो ये प्रतिशत में निकलता है। अब यहाँ पर एक बात समझना होगा कि x और y में जब लाभ होगा तो प्लस लगा कर लिखेंगे, लाभ अथवा अधिक होगा तो धनात्मक चिन्ह, और हानि या छूट मिल रहा होगा तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पर मैं एक बार फिर से ले आता हूँ। यहाँ देखिए, एक बार अधिक हो रहा है और एक बार छूट मिल रहा है, यानी एक बार धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक चिन्ह, एक बार 10% की छूट मिला +10 लिखे, नहीं 10% अधिक हुआ +10 लिखे, एक बार 10% की छूट मिली तो -10 लिख दिए। जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो यहाँ जो हम लोग 10 लिख रहे हैं इसमें भी एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाता है, और ये माइनस बन जाने के बाद जब इस माइनस से ये वाला माइनस गुना होता है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जब एक बार छूट हो और एक बार लाभ हो या अधिक हो, दो प्रकार का काम उल्टा पुल्टा हो रहा हो तो यहाँ पर आप माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। तो क्या हुआ, 10 -10 -10 गुना 10/100, ये +10 और -10 कैंसिल हो जाता है, ऊपर में 100/100 एक बार में कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, -1। -1 का मतलब हुआ कि 1% की कमी होगी, क्या होगा, 1% की हानि होगी, या 1% की कमी भी बोल सकते हैं। तो ये विकल्प ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। माइनस चिन्ह क्या बता रहा था वहाँ पर कि हानि हो रहा है, कितना का, 1% का। ठीक है, आपको जिस प्रश्न पर भी लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, और मैंने लगभग उतना लिख देने का प्रयास किया है कि यदि बाद में भी आप देखें तो आप समझ जाएंगे। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, 33। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, यानी 81 को किस संख्या से भाग दें कि भाग देने के बाद जो कुछ भी बचता है वह पूर्ण घन बन जाएगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया है कि पूर्ण घन का मतलब क्या होता है कि पावर में 3 या किसी संख्या का 3 बार गुना होना। ठीक है, अतः यदि 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा। यदि इस गुणनखंड को 3 से विभाजित किया जाता है तो हमें क्या हुआ, 3 पर पावर 3 प्राप्त होते हैं। कैसे, इस गुणनखंड को क्या किए, 3 से भाग दे दिए, और भाग दे देते 1 और 3 इधर से कट गया, अब बच गया 3 को 3, तो ये 3 पर पावर 3 प्राप्त हो गया। यही बोल रहा था कि किस संख्या से भाग दें कि हमको क्या होगा कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन का मतलब हुआ कि किसी संख्या पर पावर 3 प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन का मतलब यही हुआ। तो आपसे पूछा था किस संख्या से भाग दे, देखिए हमको 3 से भाग देना पड़ा, तो सही उत्तर क्या होगा, 3। पूछा था कि किस संख्या से भाग दे कि हमको पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया विकल्प सी, विकल्प बी 3। आइए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, चौथा है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्या का जब अनुपात दिया हुआ रहे ना तो आप अनुपात की सहायता से ही मान लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पर पहले संख्या 2x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे, और दोनों का अंतर 66 दिया हुआ है, तो 5x में से 2x घटा करके बराबर 66 लिख देंगे। कैसे, तो इस प्रकार से, माना पहली संख्या 2x दूसरी संख्या 5y है, यहाँ y लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 5y नहीं करके क्या करेंगे, ये x करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी x लिखेंगे, माना पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 5x है, थोड़ा सा इसको माइंड करेंगे कि वो x है। अब क्या होगा कि 5x में यदि आप 2x घटाएंगे ना तो क्या बचेगा अपने पास, 3x बचेगा। तो 3x बराबर यदि 66, या यूँ कहिए ना कि y ही है, x या y दोनों में से कुछ भी एक ही चीज़ मानेंगे। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, मुझे लिखने में हुआ था कि टाइपिंग करते समय हुआ है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये मिस्टेक है। या तो 2x मानेंगे तो इसको 5x, और यदि आप इसको 5y कर देते हैं तो इसको भी 2y करना पड़ेगा। एक ही चर लेना है, अनुपात में अलग अलग चर नहीं लेते हैं। तो 5y में से ये समझिए कि 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3y, और 3y बराबर कितना हो गया, 66, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 22 तिया 66, 22 बचता है। पहली संख्या 2x बराबर 2 गुना 22, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर y के लिखा गया, तो आप समझिए कि सिर्फ x अथवा सिर्फ y मान लीजिए, इसको x और किसी को y नहीं मानना है, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक है। तो पहली संख्या 2x बराबर 2 गुना 22 44 हो गया, और दूसरी संख्या
5 गुना वाई, और y का मान या x का मान कितना है 22 है, तो 5 गुना 22, 22 पंचे 110, यानी एक संख्या 110 और दूसरी संख्या 44 है। तो ये विकल्प 110 और 44 वाला अपने पास विकल्प सी है। अतः यहाँ पर विकल्प सी क्या हो रहा है, सही उत्तर हो रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है, तो कोण A ज्ञात करिए। देखिए समांतर चतुर्भुज पहले समझना है, जैसे दो इस तरफ से रेखा समांतर है और दो इस तरफ से रेखा समांतर है, तो इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसके नियम में होता क्या है कि एकांतर कोण बोलते हैं इसको और इसको, ये एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज का जो नामकरण करते हैं एक तरफ से शुरू करते हैं, जैसे यहाँ लिखे A, फिर यहाँ लिखे B, फिर इधर C, फिर इधर D, एक तरफ से लिखते हुए चलते हैं। तो जब कभी भी A और B आएगा तो वो एकांतर कोण में ही आएगा, तो ये कोण और ये कोण मिला करके भी 180 होगा, और यदि ये कोण और ये कोण कहेंगे तब भी 180 होगा। कोई भी लगातार दो कोण यदि आप लेंगे तो 180 हो जाएगा। तो कोण, अच्छा एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि 1 और 2 के अनुपात में कोण A और B, फिर से हम लोग मान सकते हैं कि कोण A का मान x और B का मान क्या है 2x। चूँकि अनुपात में है तो एक ही चर लेकर मानना चाहिए, जो पिछले प्रश्न में गलती हुई थी, तो उसी तरह से एक में x और एक में y नहीं करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। मानक कोण A और कोण B क्रमशः x और 2x है, यहाँ ठीक है। चूँकि समांतर चतुर्भुज में दो लगातार संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस 2x मिला करके कितना हुआ 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 3x बराबर कितना हुआ 180, कटाएंगे तो 6 × 18 60 हुआ, x बराबर कितना हुआ 60। अतः कोण A बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। तो कौन सा विकल्प सही हो रहा है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो रहा है। आइए चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। कहता है एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। दिया किया गया है बेलन की त्रिज्या दी हुई है और उस सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र पूछे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h। और कुल कैसे निकालता है, तो बेलन जो होता है ना इस प्रकार से, तो ऊपर में भी यदि आप एक ढक्कन लगा देते हैं, नीचे भी ढक्कन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ढक्कन कैसा लगेगा बेलन में, वृत्त के आकार का, दो वृत्त के आकार का, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे 2πr²। तो यहाँ से 2πr और यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2πr × h प्लस r ये हो जाता है बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए चलते हैं प्रश्न पर। कहता है बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल प्रश्न में ही दिया हुआ था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल का हमने सूत्र लिख दिया, बराबर लिख दिया 968। अब h प्लस आर बराबर क्या किए, जो कि h प्लस आर और 2πr क्या है आपस में गुना है, तो ये वाला बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो h प्लस आर बराबर क्या हुआ 968/2πr। उसके बाद सबका मान रखेंगे h प्लस आर, आर का मान प्रश्न में 7 दिया हुआ है तो h प्लस 7 लिख दिए। 968 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 7, इस प्रकार से रखे तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, और 22 दूना 44 से जब उसको कटाते हैं आप इसको, तो ये 22 बार में 44 से कटाने पर 22 बार में वो पूरा कट जाता है। तो h प्लस 7 बराबर आ गया क्या अपने पास 22। तो अब h बराबर कितना, तो 7 प्लस में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। 22 में यदि आप 7 घटाएंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाता है। 15 सेंटीमीटर आपके विकल्प बी में उत्तर दिया हुआ है, तो यहाँ पर विकल्प बी आपके लिए सही हो जाता है। आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। कह रहा है कि यदि -3 या -3m+1 × -3 बराबर या इज इक्वल टू -3 7 हो, तो
m का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बात आपको सिर्फ याद रहना, नहीं दो बात इसमें ज़रूरी है याद रहना। एक तो बेस यदि इक्वल है, बेस किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए a लिख दिए और ये पावर m लिख दिए, तो a क्या हुआ, बेस हुआ, और m क्या है, पावर हुआ, ये दोनों बातें। अब यदि बेस इक्वल रहे तो पावर गुना में पावर जुटता है, ठीक है, यदि बेस इक्वल रहे तो गुना में पावर जुटता है, और बराबर के दोनों पक्ष में यदि बेस इक्वल रहे तो पावर जो होता है ना वो आपस में बराबर हो जाता है, यानी a और a बेस में है तो ये 1 बराबर a हो जाएगा। तो इन्हीं दो शर्तों पर ये सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने व्याख्या सहित हल करने का मतलब है पूरी व्याख्या दिया है कि यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बाद में भी देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनाया गया है। ये प्रश्न का ही लाइन है, -3 टू दी पावर m+1 इंटू -3 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू -3 टू दी पावर 7। अब जानते हैं कि यदि बेस बराबर हो, इक्वल हो, तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो देखिए यहाँ भी बेस में -3 है और यहाँ भी बेस में -3 है, तो पावर जुट जाएगा। तो क्या हुआ कि -3 टू दी पावर हो गया, m+1 पहले ही था और ये 5 भी उसी में आके जुट गया, तो हो गया m+1 + 5, और फिर -3 टू दी पावर 7 बराबर की दूसरी तरफ था, बस वैसे जैसे था वैसे छाप दिए। दूसरा नियम क्या था, यदि बराबर के दोनों ओर, और नहीं ओर का बेस, और नहीं होगा ओर होगा, दोनों ओर का बेस बराबर हो। देखिए इस तरफ भी बेस में -3 और इस तरफ भी बेस में -3 है, तो दोनों तरफ का बेस क्या है, बराबर है, तो पावर भी बराबर होता है। इसका मतलब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर। तो पावर में एक तरफ लिखा हुआ था m+1 + 5 और दूसरी तरफ पावर में था 7, तो दूसरी तरफ 7। अब देखिए 5 + 1 कितना हुआ, 6, और 6 बराबर के दूसरी तरफ जा करके -6 बन गया, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये 1 आपके लिए उत्तर हो जाता है। तो विकल्प सी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, 38 नंबर पर। प्रश्न कहता है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब हुआ x और ये चिन्ह है व्युत्क्रमानुपाती का बटे y, ऐसा है, तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प के तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो जब दो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या x इंटू वाई, और यदि व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह की जगह बराबर लगा दिए तो इधर लिखेंगे कांस्टेंट या स्थिरांक, ठीक है, आइए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या होगा कि x व्युत्क्रमानुपाती 1/y और y बराबर व्युत्क्रमानुपाती के दूसरी तरफ होगा तो गुना हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती के समय आप जैसे बराबर का चिन्ह लिखते हैं तो यहाँ पर या तो कोई स्थिरांक रखना पड़ेगा और नहीं रखते हैं तो शब्द ही लिखना पड़ेगा स्थिरांक। तो यहाँ पर इस प्रकार से विकल्प ए आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो जा रहा है। तो ये था 11 से 12 के लिए मैथमेटिक्स का 8 प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।